हाँ भैया, 10 मिनट में पूरी काइनेटिक्स रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट में पूरी काइनेटिक्स शुरू से लेके लास्ट तक, क्योंकि आज ख़त्म होगी तो पूरी रिवाइज कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी पहली क्लास हो आज? कोई है तो नहीं ना ऐसा? हाँ, वेरी गुड। दोबारा बता देंगे, ठीक? कल आए थे? ठीक ठीक, अभी बता देंगे। हाँ भैया, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हो क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट द टाइम, चेंज इन प्रेशर रिस्पेक्ट द टाइम, चेंज इन एनी क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो कंसंट्रेशन के टर्म में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बोलो तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो सकती है मोलर टाइम इनवर्स, मोलर टाइम इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, क्योंकि मोल पर लीटर को ही आप क्या बोलते हो? मोलर। तो या तो बोल लो मोलर टाइम इनवर्स या तो बोल लो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। प्रेशर के टर्म में क्या बोल सकते हो? डीपी अपॉन डीटी। तो यूनिट क्या हुई? एटीएम टाइम इनवर्स या कोई भी प्रेशर की यूनिट टाइम इनवर्स। हम लोग ने इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता था, नेगेटिव रेट को घटाता था। पॉजिटिव रेट को कैसे बढ़ाता था? एक्टिवेशन को कम करके। नेगेटिव कैसे घटाता था? एक्टिवेशन को बढ़ा के। तो क्या बोल सकते थे कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, एक्टिवेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक बात। अगला पॉइंट हम लोग ने इसी में पढ़ा था, इसी के अंदर पढ़ा था। दो ग्राफ पढ़े थे, एक इंडोथर्मिक के लिए और एक एक्सोथर्मिक के लिए। इंडोथर्मिक के लिए जरा बताना, ये जो हम बोलने जा रहे हैं ये सही है या गलत है कि EAB बराबर EAF प्लस डेल्टा H। इंडो के लिए सही या गलत? EAF बराबर EAB प्लस डेल्टा H, सही है ना? EAF बराबर EAB प्लस डेल्टा H इंडो के लिए। एक्सो के लिए EAB बराबर EAF प्लस डेल्टा H। इंडो के लिए कौन ज्यादा होती है? फॉरवर्ड। एक्सो के लिए कौन ज्यादा? बैकवर्ड। इंडो के लिए कौन ज्यादा? फॉरवर्ड। एक्सो के लिए कौन ज्यादा? बैकवर्ड। इतनी बात याद है भैया? अगला फैक्टर हम लोग ने पढ़ा था इसी में फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली होता है। जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बढ़ जाएगी। अगला फैक्टर सरफेस एरिया, डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा। प्रेशर डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। टेम्परेचर डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। कैसे चेक करते थे? दोनों टेम्परेचर को आपस में घटाते थे, जो आता 0 हटाते थे, उसमें जो बचता 2 की पावर में लगाते थे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दी है उसमें पावर लगाएंगे दोनों टेम्परेचर को घटाने के बाद, तो ये पता चल जाएगा कि रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। ये पता चलेगा किससे? ये पता चलेगा टेम्परेचर को घटाने के बाद, 0 हटाने के बाद, 2 की पावर लगाने के बाद, जो भी आएगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगला हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंशियल रेट लॉ। किसी भी रिएक्शन का अगर आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते थे, मोल जो होते थे वो इन्वर्स हो जाते थे। चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम। हम एक रिएक्शन बोल रहे हैं, सुनना। 2A कन्वर्ट टू 3B, 2A कन्वर्ट टू 3B, 2A कन्वर्ट टू 3B। तो इसका रेट लॉ क्या लिखोगे? 1/2 D ऑफ A अपॉन DT माइनस में बराबर 1/3 प्लस का D ऑफ B अपॉन DT। तो जरा बताना, ये बताना 1/2 DA अपॉन DT ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या रेट ऑफ रिएक्शन है? रेट ऑफ। अगर आपने कोफिशिएंट को लिया है तो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं लिया है तो है या तो अपीयरेंस या तो डिसअपीयरेंस। याद है कि नहीं याद है? अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट आपको ग्राम या केजी में दिया हो तो क्या डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते थे? नहीं। जिसका दिया है उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, जिसका निकालना उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाएगा ग्राम में या केजी में। इतनी बातें याद है भैया? मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती नहीं हो सकती? 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। हमेशा किस में होगी? होल नंबर में। हमेशा किस में होगी? होल नंबर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी
कैलकुलेटिव वैल्यू है। क्या है? कैलकुलेटिव। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है? जितने रिएक्टेंट हो उतनी मॉलिक्युलरिटी ना हो तो क्या बोलेंगे? स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक रिएक्शन बोल रहे हैं, उसकी मॉलिक्युलरिटी बताना। A प्लस बी प्लस सी गिव्स टू डी, A प्लस बी प्लस सी गिव्स टू डी, और A के नीचे एक्सेस लिखा 2, मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 2। इतनी बात याद है भैया? अच्छा, हमें एक रिएक्शन बताना। एक रेट लॉ लिखा हुआ है, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, A की पावर 1 है, B की पावर 1 है, A की पावर 1 है, B की पावर 1 है। क्वेश्चन सुनना, आपने वेसल का वॉल्यूम 4 गुना घटाया है, वेसल का वॉल्यूम 4 गुना घटाया है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या बढ़ेगा? कितने गुना? 16 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16। आंसर क्या होगा? 16 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इतनी बात याद है भैया? चलो आगे हम भूल गए, हम पढ़ के नहीं आए हैं, तुम लोग याद दिलाओगे तो हमें याद आता जाएगा। चलो मेरे भाई ये बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला A अपॉन 2K। वेरी गुड, हाफ लाइफ A के डायरेक्टली हो गया। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला X बराबर K इंटू टी, X बराबर K इंटू टी। X क्या थी? चेंज इन कंसंट्रेशन, K क्या था? रेट कांस्टेंट, T क्या था? टाइम। बोलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बोलो। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला K बराबर 2 पॉइंट अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, या इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बोलो। हाफ लाइफ का फॉर्मूला जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 93 अपॉन K। बेटा क्या इस फॉर्मूले में A का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ A के डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। बकलोल क्या होगा? इंडिपेंडेंट। क्या होगा? इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इनिशियल को कितना भी घटाओ कितना भी बढ़ाओ, हाफ लाइफ पे कोई भी फर्क ना पड़े, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। हमें ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, जरा बताना। ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, लॉग फर्स्ट का है। हम खुद बताने जा रहे थे फर्स्ट का है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। अब आप बताइए यहां पर स्लोप की वैल्यू, रुक जाओ, बोलो जल्दी, फटाफट जल्दी। स्लोप की वैल्यू बोल, फटाफट जल्दी बोल, जल्दी बोल, बोल 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 बोल, होए बोल, विशाल बोलो, अमर स्लोप की वैल्यू बोल जल्दी। गलत है। अबे एक बार बताइए, यहां पे लॉग बेस 10 है या लॉग बेस ई है? लॉग बेस 10 है। अबे भांग खा के बैठो, टिक करके आओ। गलत क्वेश्चन। लॉग बेस 10 है या लॉग बेस ई है? लॉग बेस ई है। लॉग बेस ई आता है तो क्या चला जाता है? 2.30। तो स्लोप की वैल्यू क्या हुई? माइनस के। स्लोप की वैल्यू क्या हुई? माइनस के। पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स का। अबे कहो, वहां पे जो ग्राफ बनाया था वो लॉग के वर्सेस फाइनल कंसंट्रेशन का था। वहां पे लॉग बेस क्या था? लॉग बेस 10 था। यहां लॉग बेस क्या है? ई है। जब लॉग बेस 10 लॉग बेस ई में कन्वर्ट होगा तो क्या चला जाएगा? 2.303। आपने सही बोला कि स्लोप हो क्या होना चाहिए? माइनस के अपॉन 2.303, नो डाउट। लेकिन तब जब यहां पे लिखा होता लॉग के, यहां पे क्या लिखा है? ln के। ln के का मतलब क्या हुआ? लॉग बेस ई। लॉग बेस ई का मतलब क्या हुआ? क्या हट जाएगा? 2.303। तो स्लोप की वैल्यू क्या हुई? माइनस के। नहीं समझ में आया? अबे स्लोप की वैल्यू क्या थी? जब लॉग के वर्सेस फाइनल कंसंट्रेशन, तब अगर हम ग्राफ ये पूछते हैं, भाई ग्राफ ये पूछते लॉग के वर्सेस कंसंट्रेशन फाइनल, हम स्लोप की वैल्यू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता। क्या? माइनस के अपॉन 2.303। हमने क्या पूछ लिया? लॉग बेस 10 की जगह लॉग बेस ई लिया तो माइनस के अपॉन 2.303 होता था जब लॉग बेस 10 होती थी। यहां लॉग बेस ई आ गया। जब लॉग बेस 10 लॉग बेस ई में कन्वर्ट होगा तो क्या गायब हो जाएगा? 2.303। दिमाग में रखना इस बात को, वरना अगला क्वेश्चन भी गलत करोगे जो पूछा हुआ है। बोला ये स्लोप है, ये ग्राफ है लॉग के, यार हमने आपसे क्वेश्चन, वो गड़बड़ हो गया, यहां टाइम होगा, ठीक है।
वहां टाइम होगा, वो कोई दिक्कत नहीं, यहां लॉग होगा। अगला क्वेश्चन, लॉग के वर्सेस 1/t, सॉरी लॉग नहीं, ln के वर्सेस 1/t। बोलो स्लोप की वैल्यू क्या? माइनस EA/R। क्या होगी? माइनस EA/R। 2.303 नहीं, अगर यहां पे लॉग के होता तो क्या होता? माइनस EA/2.303R। ये ग्राफ कहां तक था? लॉग के वर्सेस 1/t, कहां पे? आर्हेनियस इक्वेशन। कहां पे? आर्हेनियस इक्वेशन। बोलो क्या होता है? इक्वेशन बोल दो फटाक से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? अबे भकलोल बोल। आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर, उधर नहीं, मेरी आंखों में देख, अब बोल। के बराबर ए ई की पावर माइनस EA/RT। आप कोई नहीं बोलेगा, दोबारा फिर बोल। बैठ जाओ यार, खड़े मत हो। के बराबर, फिर सुनो, के बराबर ए, के बराबर ए ई की पावर माइनस EA/RT। बोलो ए ई की पावर माइनस EA/RT। बोल क्या होता है? के बराबर ए ई की पावर माइनस EA/RT। इसकी लॉग फॉर्म क्या होती है? ए माइनस EA/2.303 RT। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस EA/2.303 RT। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस EA/2.303 RT। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस EA/2.303 RT। जरा याद दिलाना, 100% अगर 100% बचा हुआ है तो होता था आपका T 50 के लिए T हाफ, और अगर 25 बचा है तो 2T हाफ, 12.5 3T हाफ, 6 के लिए 3.15। याद है? ये जो बचा हुआ परसेंटेज है या खत्म हुआ है? बचा हुआ परसेंटेज रिमेन्स। तो जो खत्म हुआ होगा वो 100 में से क्या कर दोगे? माइनस। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा दोनों में। फिर हमने आपको पढ़ाई थी एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो, ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट ना हो, और इस रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के कभी भी बराबर नहीं होता है। स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते थे, स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते थे, फास्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, फास्ट वाले में से कैसा कंपोनेंट निकालते थे? रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, उसकी वैल्यू उठा के रेट लॉ में रखते थे, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता था। याद है कि नहीं याद है भैया? पक्का? चलो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, हेडिंग पढ़ी है क्या? तो पहले हेडिंग खत्म करा लेते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग खत्म, वरना कॉपी देखने में खराब लगेगी ना, काटोगे तो खराब लगेगा, है ना? वेरी गुड, ड्राइंग की कॉपी है, खराब लगेगी। हाँ भैया, हेडिंग डालिएगा पैरेलल रिएक्शन, हेडिंग डालिएगा पैरेलल रिएक्शन। फिर वही बात हो जाएगी कि कार्ड पे पहले नाम मेरा छपा था, उसके बाद काट के किसी और का छप गया, तो पहले जो नाम लिखा उसको पूरा कर लेते हैं। पैरेलल रिएक्शन लिखिएगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने सेम टाइम पर। ऐसी रिएक्शन को पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। चलो भैया, पेन को रोकना और हमें जरा बताते जाना। ये बताना, ए से बी गए तो रिएक्टेंट कौन है? कितनी कठिन बात पूछ ली हमने। रिएक्टेंट क्या है बेटा? ए ही है।
ए से सी गए, अब कौन रिएक्टेंट है? अभी भी ये है। चाहे ए से बी जाओ तो भी रिएक्टेंट है, चाहे ए से सी जाओ तो भी रिएक्टेंट ए। तो अगर हमने यहां से यहां चले, रेट लॉ लिखा, जरा ध्यान देना, पैरेलल रिएक्शन का रेट लॉ लिखने जा रहे हैं। आर बराबर यहां से यहां, बोलो के लिखते थे अभी, आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही तो लिखते थे। तो आर बराबर के की जगह K1 बताते जाना, हमें आता नहीं है। बोलो रिएक्टेंट कौन है? तो क्या लिख दें? एक्टिव मास ऑफ ए। मानते हो साहब? अब साइन क्या लगा दें? प्लस, क्योंकि रिएक्टेंट वही है, खाली प्रोडक्ट बदला है, तो साइन प्लस लगा दिया। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, कांस्टेंट क्या? K2 इंटू एक्टिव मास अभी भी ए, क्योंकि रिएक्टेंट तो अभी भी ए है, तो K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ ए। तो रेट लॉ हो सकता है K1 प्लस K2 इंटू ए। भैया ए यहां भी है, यहां भी है, तो ए क्या हो जाएगा? कॉमन। तो आर बराबर K1 प्लस K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ ए। ये होगा किसी पैरेलल रिएक्शन का रेट लॉ। क्या होगा? रेट लॉ। अच्छा मान लो यहां पे ए से बी बनता, सी बनता, डी बनता, तो सोचो रेट लॉ क्या होता? आर बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ ए। क्या बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन आ सकता है रेट लॉ से, सो निकाल लेंगे। हमने आपको बताया था पैरेलल रिएक्शन पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है, कौन सा कम है, किसका परसेंटेज कितना है, ज्यादा है या कम है। तो अगर परसेंटेज ऑफ बी की बात करें तो बी का परसेंटेज, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसका कांस्टेंट ऊपर रखना और नीचे टोटल कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। तो K1 ऊपर रखा अपॉन क्या? K1 प्लस K2 और मल्टीप्लाई कर देना 100 का, तो B का परसेंटेज आ जाएगा। और अगर परसेंटेज आपको C का निकालना हो तो C का कांस्टेंट ऊपर रखना अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा आपका C का परसेंटेज। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगली पैरेलल रिएक्शन दिखाते हैं। खाली दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो रेट लॉ से क्वेश्चन पूछ सकता है या तो परसेंटेज निकालने को पूछ सकता है। नोट कर लिया? इसको हटाएं। चलो अगली रिएक्शन लिख रहे हैं, उसका रेट लॉ और सारी कहानी आप लिख के दिखाओगे। रेट लॉ क्या बनेगा? R बराबर के 1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इंटू एक्टिव मास ऑफ P इंटू एक्टिव मास ऑफ P, ये बन जाएगा रेट लॉ। तो परसेंटेज ऑफ A बराबर क्या बोलो? K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इंटू 100। तो ये आ जाएगा परसेंटेज A का। परसेंटेज B का निकालना हो तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इंटू 100। और परसेंटेज निकालना हो अगर C का तो K3 ऊपर हो जाएगा, नीचे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इंटू 100। और अगर D का परसेंटेज निकालना हो तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको जोड़ के 100 में से घटा देना तो अपने आप किसका आ जाएगा? D का। 3 निकाल चुके हो, चौथा निकालने की क्या ज़रूरत है? नोट करो फटाक से। ब्रैकेट कहाँ पे भैया? अच्छा यहाँ पे, ये यहाँ पे ना,
ठीक। वे नोट कर लेना, बताना, फिर हमें एक क्वेश्चन बोलते हैं। फिर नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो यार। अभी नहीं, आज खत्म हो जाएगी 100%। भैया बोलना शुरू करें। लिखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन लिखिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन having the rate of reaction is 1.5 into 10 to the power minus 2. Having the rate of reaction is 1.5 into 10 to the power minus 2. 1.5 into 10 to the power minus 2 at 0.5 molar concentration. At 0.5 molar concentration of the reactant. Find the half life of the reaction. Find the half life of the reaction. चलो 2 मिनट तुम्हारा, उसके बाद हमारा। 2 मिनट में निकाल पाओ तो निकाल लो, फिर हम बताते हैं। हाँ बेटा, आंसर 1.5 10 की पावर माइनस 2। ठीक, आंसर नहीं है ये, दिया हुआ, ये पूछ रहे हो ना? हाँ ठीक। ऑप्शन नहीं बताएंगे? ऑप्शन बता दीजिए। आंसर बोल, ऑप्शन क्या बता दें? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 231। चलो और कोई निकालो, देख लेते हैं। पता नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है बाय द वे, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डेटा के साथ, सेम डेटा में पूछा हुआ था। आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, निकाल लो। अभी 1 मिनट और है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आया। कॉपी दो, क्वेश्चन देखना है। हाँ भैया ध्यान देना, क्या बोल रहा है? एक कोई रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं दी है, रिएक्शन अपने आप बना लो। ए से बी बना लो, बी से सी बना लो, सी से डी, कोई भी बना लो रिएक्शन। ऑर्डर क्या दिया है बोलो? फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो इसका रेट लॉ लिखोगे तो R बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए। ऑर्डर क्या दिया है? फर्स्ट, तो पावर क्या लगाओगे? पावर 1। जितना दिया करे उतना तो पहले लिखा करो ना यार, फिर क्वेश्चन निकालना सीखोगे अपने आप। क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाफ लाइफ। तो अब इतना तो करो कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो लिखो फर्स्ट ऑर्डर वाला, 0.693 अपॉन के, ये तो होता है। तो किसी तरह से ये के आ जाए तो काम हो जाएगा, तब तो आंसर ही आ जाएगा। अबे के तो आ गया,
के निकालने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में रेट भी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दी हुई है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है? 1.5 10 टू द पावर -2 बराबर के। बोलो कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.5। एक्टिव मास, कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास, मोलेरिटी, ये 0.5 दी है। तो यार के बराबर आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 0.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म और 5 तिहाई 15, तो के आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2, जिसको आप लिख सकते हो क्या? 0.03 लिख सकते हो ना भैया। 3 10 की पावर -2 को 0.03 लिख सकते हो। खत्म हो गया। ये उठा के यहां पुटअप कर दो तो टी हाफ बराबर आ गया 0.693 अपॉन 0.03। अब निकाल लो, जो भी आएगा वो एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। निकाल के देखो क्या आ रहा है। 20, तेज बोलो। ठीक है, ठीक है। अब बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहां पे जो इसकी कंसंट्रेशन लिखते हो वो हमेशा फाइनल वाली लिखते हो। क्या लिखते हो मेरे भाई? फाइनल। तो अगर 2 दी है तो हमेशा कौन सी लिखोगे? फाइनल वाली। 1 दी है तो अंडरस्टूड है वो कौन सी है? फाइनल वाली। यहाँ पे तो 1 ही दी है तो कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। तो यहाँ पे ये बताओ आंसर 23 आ रहा है या 46 आ रहा है? 23.1 सेकेंड, दैट इज द राइट आंसर। भैया क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? एक बार और देख लो। क्वेश्चन आपसे बोला कि कोई रिएक्शन है, आप कोई भी मान लो, ए से बी मान लो, बी से सी मान लो, सी से डी मान लो, कोई भी मान लो। इतना बोला कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। ऑर्डर फर्स्ट है तो जब रेट लॉ लिखोगे तो R बराबर के एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट जो आपने माना है, ऑर्डर फर्स्ट है तो पावर क्या लगाओगे? पावर 1 लगाओगे। तो तुम्हें क्वेश्चन में इसकी कंसंट्रेशन दी है, रेट दिया है, तुम्हें जो निकालना था वो तुमने लिख लिया कि यार ये निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। तो किसी जुगाड़ से के आ जाए तो हाफ लाइफ अपने आप आ जाएगा। तो के निकालने का जुगाड़ ये है, तो आर पता है, ए पता है, तो के बराबर आर अपॉन ए हो गया। आर दिया है, ए की कंसंट्रेशन दी है, पुटअप किया, के की वैल्यू निकाली, पुटअप करी, सीधे आंसर आ गया किसकी? हाफ लाइफ का। क्या बात समझ में आ गई भैया? पक्का निकाल लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? चलो लिखो एक क्वेश्चन फटाक से। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 165, पेज नंबर देखो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पेज नंबर, हाँ पढ़ा हुआ है, 13। कम एक साइड पे पेज नंबर पढ़ा है, एक साइड पे नहीं पढ़ा, उससे पहचान लेना। देखो एक साइड पे पढ़ा है, एक साइड पे नहीं पढ़ा है, तो पहचान लेना। 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13। पेज नंबर पहले निकालो। पेज नंबर 12 मिला कि नहीं मिला? 12 के बगल वाला 13 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 165। क्वेश्चन नंबर 165। अबे पेन नहीं चलाना है, पेन चलाना पड़े तो फिर बेकार है। सुन लेना, पेन को रोकना और बताना 1 मिनट। N2O5 का डिकम्पोजिशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट लॉ क्या लिखोगे? R बराबर के एक्टिव मास ऑफ N2O5। क्या निकालना है? एक्टिव मास ऑफ N2O5। एक्टिव मास ऑफ N2O5 बराबर क्या हो गया? R अपॉन के। R दिया है, के दिया है, पुटअप करो, आंसर निकालो। R दिया है, के दिया है, पुटअप करो। R का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और K का मतलब रेट कांस्टेंट, दोनों दिया हुआ है। पुटअप करो, आंसर निकालो। कितना आ रहा है बता दो। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आएगा। वेरी गुड।
क्या बात है, कंसंट्रेशन सेकंड में नहीं मेरे भाई, 3 मोलर या मोल पर लीटर, ठीक है। जिसके पहले ना पढ़ाओ एक बार ध्यान दे ले। इसका रेट लॉ लिखोगे तो R बराबर के एक्टिव मास ऑफ N2O5 पावर 1। तुम्हें ये निकालना है एक्टिव मास ऑफ N2O5, तो एक्टिव मास ऑफ N2O5 बराबर हो जाएगा R अपॉन के, रेट अपॉन R अपॉन के। तो R की वैल्यू तुम्हें दे रखी है रेट की 1.02 10 टू द पावर -4 अपॉन कांस्टेंट 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसको सॉल्व करने पे 3 आ रहा है क्या? तो 3 मोलर इज द राइट आंसर। नोट कर लो भैया। हाँ बेटा, टाइम पूछ रहा है? अच्छा, देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी, उस टाइम पर N2 तो मेरे भाई हो, उस टाइम पर N2O5 की कंसंट्रेशन क्या होगी? वो हमें भी ऐसे ही लगता था पहले, मालूम, अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आने लगी है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 उसी टाइम पर। तो भैया N2O5 की कंसंट्रेशन आ गई 3m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, इसी पेज पे बिना पेन चलाए आंसर निकालो, बिना पेन चलाए आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 156, पहले अंडरलाइन मारो फर्स्ट ऑर्डर पे, पहले अंडरलाइन मारो फर्स्ट ऑर्डर पे। आंसर बोलो। खत्म हो गया यार। 3 गुना घटाया है, एक्टिव मास 3 गुना बढ़ेगा, पावर तो 1 ही रहेगी ना, ऑर्डर 1 है, तो आंसर क्या हो गया? 3 टाइम इंक्रीजेस। याद आया क्वेश्चन की नहीं याद आया? ठीक बात भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। हाँ भैया, हेडिंग डालिए, कुछ बातें जो सिलेबस की नहीं है। हेडिंग डालिए, कुछ बातें जो सिलेबस की नहीं है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालना, पहले हेडिंग डालना कुछ बातें जो सिलेबस की नहीं है। इसमें एग्जाम्पल खाली पूछ सकता है, सेकेंड और थर्ड के एग्जाम्पल पूछ सकता है, फॉर्मूला वॉर्मूला कभी नहीं पूछेगा। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, साथ में फटाक से फॉर्मूला नोट करिए। x के बराबर 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला नोट करिए, k बराबर 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। फॉर्मूला नहीं याद करना है, सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। अबे बता इसलिए रहे ना क्योंकि जो तुम बुक लगा रहे होगे उस बुक में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तब तुम ये कहोगे, अरे यार सेकेंड ऑर्डर पढ़ाया ही नहीं, अजीब टोपा टीचर है, सेकेंड ऑर्डर छोड़ दिया। तो पढ़ा दे रहे हैं कि क्वेश्चन तुम्हारे वहाँ दिक्कत ना करे, लेकिन नीट में पूछा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। टी हाफ बराबर क्या, हमें नहीं पता। हमें एक बात पता कि जब टी बराबर हो जाएगा टी हाफ, तो x बराबर हो जाएगा a/2। यही 0 ऑर्डर में किया था, यही फर्स्ट ऑर्डर में किया था, यही सेकेंड ऑर्डर में करेंगे। चलो कर लेते हैं यार। k बराबर 1/t की जगह t हाफ इंटू, बोलो x की जगह क्या रखें? a/2 इंटू, a तो a है ही है, a में से a/2 चला गया, a में से a/2 चला गया तो बचा कितना? a/2। तो 2 ऊपर जाएगा और a नीचे, तो 2 ऊपर गया और a नीचे, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। फॉर्मूला क्या आ गया? अच्छा, इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। इनटू, यहाँ पे a था ना, a था, ठीक, हटा ले रहे बेटा, पूरा दोबारा लिख ले रहे हैं। यहाँ पे x था, सॉरी, यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया आपने? x की जगह रख दिया है a/2 इंटू, यहाँ पे क्या है? a है इंटू,
ये a माइनस a बाई 2, तो 2 ऊपर और a नीचे, तो ये 2 ऊपर और a नीचे, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो k बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, k बराबर फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन टी हाफ इंटू a। तो टी हाफ को ऊपर ले जाओगे तो k कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हो टी हाफ बराबर 1 अपॉन के ए। अब बताओ टी हाफ और a आपस में डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली, कैसा आ रहा है, इनवर्सली, कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, तो लिख सकते हैं टी हाफ जो होगा वो इनवर्सली होगा a के, तो ये बन जाएगा रिलेशन। चलो एक बार जरा हमें याद दिलाओ, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और ए का रिलेशन डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट, फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट, सेकंड के लिए इनवर्सली, थर्ड के लिए इनवर्सली की पावर 2, फोर्थ के लिए इनवर्सली की पावर 3, फिफ्थ के लिए इनवर्सली की पावर 4। फिर सुन लेना मेरी बात, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और ए का रिलेशन कैसा, जीरो के लिए डायरेक्टली, जीरो के लिए डायरेक्टली, फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट, सेकंड के लिए इनवर्सली, थर्ड के लिए आएगा इनवर्सली की पावर 2, फोर्थ के लिए आएगा इनवर्सली की पावर 3, फिफ्थ के लिए आएगा इनवर्सली की पावर 5। कैसे आएगा वो देख लेते हैं, सिर्फ एक लेसन। पहले ये कहानी नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट रफली नोट करो, बिना टाइम बर्बाद करे, पूछा वूछा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। यहां पे जो है टी हाफ और ए आपस में कैसे हैं, इनवर्सली, और आपस में अगर इनवर्सली हैं तो टी हाफ और ए का रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर थर्ड की बात करोगे तो इनवर्सली की पावर क्या आ जाएगा 2, फोर्थ के लिए बात करोगे इनवर्सली की पावर 3। तो एक काम कर लेते हैं, हाफ लाइफ और स्मॉल ए का रिलेशन n के टर्म में, n का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में देख लेते हैं। ये नोट कर लिया भैया, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, relation between the half life and initial concentration for the nth order reaction। तो भैया ये डायरेक्ट देख लो, टी हाफ इनवर्सली टू ए की पावर n माइनस 1। तो भैया n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो जरा n बराबर 0 रख के देखो, n बराबर 0 रख के देखो, पावर क्या आ गया, -1। -1 का मतलब ये ऊपर जाएगा तो ए टी हाफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था, डायरेक्टली पढ़ा था। n बराबर 1 रख के देखो, 1 - 1 0, मतलब क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। n बराबर 2 रख के देखो, सेकेंड ऑर्डर रख के देखो, तो 2 में से एक गया, कैसा आ गया, इनवर्सली, अभी तो पढ़ा था। n बराबर 3 रख के देखो, 3 में से एक गया तो क्या हो गया, इसकी पावर 2, इनवर्सली की पावर 2, अभी तो बोला था। बात समझ में आ गई। तो इस रिलेशन को ध्यान रखो। तो टी हाफ और ए का रिलेशन किसी भी ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, इससे एक फॉर्मूला और बनता है। हमें ये बताओ, टी हाफ और ए इस समय n-1 के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली है या इनवर्सली है, इनवर्सली। तो एक फॉर्मूला बनेगा, टी हाफ ऑफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ 2 बराबर A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 की पावर n-1। चलो भैया नोट कर लो।
नोट कर लिया भैया, नोट कर लिया, लिखो वेयर A1 इज द फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, वेयर A1 इज द फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, where A1 is the first initial concentration and A2 is the second initial concentration, and A2 is the second initial concentration. T half of 1 के सामने लिखो फर्स्ट हाफ लाइफ, T half of 2 के सामने लिखो एरो बना के सेकेंड हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ सेकेंड हाफ लाइफ। लिख लिया भैया? चलो क्वेश्चन नंबर 111 पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 111 पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 107 पेज नंबर 9। दो क्वेश्चन कॉपी पे फेयर करना, कॉपी पे फेयर करना और कॉपी पे निकाल के देखो फटाक से, पहले रफ में निकालना उसके बाद फेयर में। 107 111 क्वेश्चन नंबर 107 107 111 107 111 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के क्वेश्चन है, फटाफट निकालिए। हमें धीमे से इतना बता दो, इशारों से इतना बता दो, सबका आ गया या बताना है? पहला वाला आ गया, दोनों नहीं आया, वेरी गुड। और कोई ऐसा जिसके दोनों ना आए हो? जिसके दोनों ना आए हो? 3 4, वेरी गुड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर बोल रहे हैं जितना कम अभी शर्माओगे उतना कम एग्जाम के बाद शर्माना पड़ेगा। अभी अगर बोल दोगे आ गया आ गया आ गया तो फिर मामला बेकार हो जाएगा। नहीं आया खुल के बोलो नहीं आया, हम बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? 107। पहले 107 देखते हैं साहब, क्या बोल रहा है? रिएक्शन है 2A, ये गिवन है ये गिवन है 2A प्लस B गिव्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, और 2A कन्वर्ट हो रहा है A2 में, फास्ट रिएक्शन है। A2 प्लस B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, स्लो रिएक्शन है। चलो इसको रोक रहे हैं। अब हमें इतना बताओ, स्लो वाले का क्या लिखें? कोई और कोई नहीं बोलेगा, ये 3 4 लोग बोलो स्लो वाले का क्या लिखें? रेट लॉ लिख लोगे? चलो लिखते हैं। R बराबर, बोलो क्या लिखें? R बराबर K1 इंटू एक्टिव मास ऑफ A2 इंटू एक्टिव मास ऑफ B। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इस पार्ट में कोई दिक्कत? ठीक। बेटा फास्टली क्या लिखे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो लिखते हैं, K2 मान लिया, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट A2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? A। बेटा जो मोल होता है ना वो पावर में चला जाता है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो बात समझ में आ रही है? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो जो मोल होगा वो कहाँ चला जाएगा? पावर में। 2 होगा तो पावर 2, 3 होगा पावर 3, 4 होगा पावर 4। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब अगला वाला पॉइंट बेटा बताओ क्या करते थे? कौन बताएगा? ये बताएगी। अब बताओ बेटा, फास्ट में से कौन सा कंपोनेंट निकालते थे? आप बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो, आप ही बोलो। हो रेट लॉ में हो, मेन रिएक्शन में ना हो, राइट। अब हमें इतना बताओ बेटा, इन दोनों में से ये दोनों कौन कौन है? एक A2 है और एक A है। A स्क्वायर मत बोलना, वो तो उसकी पावर है कौन? एक A2 और एक A। अब बताओ
इन दोनों में से एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, ऐसा कौन है? ऐसा आप ही बोल रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आंसर आप ही निकाल लो। तो ऐसे की वैल्यू निकाल लो, चलो निकाल ले। कैसे निकालोगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये K2 था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A2 की वैल्यू क्या निकली? K2 इंटू ए स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? क्वेश्चन खत्म हो गया। रेट लॉ में A2 की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो, रेट लॉ में A2 की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो, तो देखो आंसर क्या आ गया। R बराबर K1, A2 की जगह K2 इंटू A2 की पावर A की पावर 2 इंटू क्या है बगल में? B। अब बताओ, A की पावर 2 B की पावर 1, आंसर क्या आ गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो अभी भी समझ में नहीं आया? पक्का? अब आ गया? अब बाकी लोग भी एक बार ध्यान दें भैया। स्लो वाले के लिए क्या लिखते थे? स्लो वाले के लिए रेट लॉ R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A2 एक्टिव मास ऑफ B। फास्ट वाले के लिए क्या लिखा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मोल होगा वो पावर में चला जाएगा। इन दोनों में से एक ऐसा कंपोनेंट निकालो, इन दोनों में से एक ऐसा कंपोनेंट निकालो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, तो ऐसा कौन है? A2। ऐसा कौन है? A2 रेट लॉ में है लेकिन मेन रिएक्शन में नहीं है। A2 की वैल्यू निकाली, पुटअप करी, सीधे आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना भैया? चलो अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कितने लोग का बिल्कुल सही आ गया? कितने लोग का आ गया? अब ये बताओ, अगला वाला क्वेश्चन कितने लोग को बताना है? बिंदास होकर बताना है। चलो हम बता रहे हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट करो फटाक से। जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुकलेट दिया करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए क्लास की अलग से 3 घंटे की टाइमिंग दिया करेंगे। क्या ठीक रहेगा? बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हम अपनी क्लास का टाइम खराब नहीं करेंगे, जिससे सिलेबस भी चलता रहे और काम भी होता रहे। तो हफ्ते में खाली एक ही दिन देना पड़ेगा आपको, 3 से 4 घंटे में पूरी सीट डिस्कस हो जाएगी। वो भी तब जब फिजिकल पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक में आप हमसे बाहर भी पूछ सकते हो, इनऑर्गेनिक आप बाहर भी पूछ सकते हो, उसमें टाइम बताने में कम लगता है, फिजिकल बताने में ज़्यादा लगता है। तो एक ही बच्चा कहो 2-3 क्वेश्चन पूछ पाए, एक बच्चा 2-3 भाई 8-10 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ पाए, 1 घंटा खत्म हो गया। तो इससे बेटर क्या है, पूरी की पूरी सीट डिस्कस करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए अलग से 3 घंटे की टाइमिंग दे दिया करेंगे, पूरी सीट डिस्कस कर दिया करेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की सीट आप लगाओ, क्लास के 1 घंटे पहले हमसे पूछो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी सीट डिस्कस करने की टाइमिंग हम इस वीक देंगे, मॉर्निंग में देंगे 6 या 6:30 7 बजे के आसपास। हफ्ते में 1 दिन आपको सुबह उठना पड़ेगा, खाली 1 दिन। 1 दिन में सीट, हफ्ते में भी नहीं यार, 15-20 दिन में एक बार सुबह आना पड़ेगा, तब जब फिजिकल, वो उसमें आपका फ़ायदा है यार। हम अपना टाइम, हम आ रहे हैं तो आपको भी आना, वो वही लोग आए, हम 5 आए 6 आए 7 आए, हमें मतलब नहीं, वही लोग आए जो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सबको आने की ज़रूरत नहीं है। जो डिस्कस कर चुके हों, जिनको 190 में 190 क्वेश्चन आ चुके हों, उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं, वही आए जिनके क्वेश्चन फंसे हों। हाँ भैया ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। NO plus F2 gives to 2NOF। ओके भैया, एक है फास्ट NO प्लस F2
gives to NOF2. NO plus F2 gives to NOF2. सेकेंड है NOF2 plus NO gives to 2 moles of NOF. ये क्या साहब? स्लो. स्लो वाले के लिए क्या लिखा जाए बताओ? रेट लॉ. चलो लिखते हैं. स्लो वाले के लिए R बराबर K1. इतना लिख लोगे. कितने रिएक्टेंट है बेटा? 2. दोनों लिखो. एक्टिव मास ऑफ NOF2 इंटू एक्टिव मास ऑफ NO. फास्ट वाले के लिए क्या लिखो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. तो एक्टिव मास ऑफ NOF2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ NO इंटू एक्टिव मास ऑफ F2. इतना तो कर लोगे. अब अगली वाली बात क्या? इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट निकालो जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो. बताओ ऐसा कौन? NOF2. जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट बेटा जो रेट लॉ में दिखाई दे लेकिन मेन रिएक्शन में ना दिखाई दे. तो हमने तीनों चेक किए. F2 रेट लॉ में नहीं था, बेकार हुआ. एक बच्चे ने हमसे बोला कि सर आप झूठ बोल रहे हो. हमने बोला क्यों? बोला F2 यहां पे है, यहां पे भी तो है. तो भैया ये F2 नहीं है, ये क्या है? NOF2 है. ऐसे अलग अलग मत देखना, मिला के देखा जाता है. ठीक है. तो ये तो बेकार हुआ अपन के लिए. NO यहां है, हाँ काम आया, लेकिन मेन रिएक्शन में भी है, बेकार हो गया. यहां पे नहीं होना चाहिए था. NOF2 रेट लॉ में है, मेन रिएक्शन में नहीं है. तो अपन के काम का क्या? NOF2 निकाल लो यार. NOF2 तो NOF2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो NOF2, तो NOF2 बराबर क्या? K2 इंटू NO इंटू F2. भैया यहां पे उठा के वैल्यू रख दो. ये वैल्यू उठाई यहां पे रख दी. देख लो क्या आ गया. R बराबर K1 इंटू K2. R बराबर K1 इंटू NOF2 की जगह क्या? K2. NO इंटू NO क्या हो जाएगा? NO की पावर 2. NO इंटू NO क्या हो जाएगा बेटा? NO की पावर 2 इंटू F2 इंटू F2. तो भैया दो कांस्टेंट का एक रिजल्टेंट कांस्टेंट K मान लिया. NO की पावर 2 और F2 की पावर 1. 2 + 1 आंसर क्या आ गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. नहीं समझ में आया? अब भी सही सही बता दो. अभी भी ये क्वेश्चन कितने लोग को समझ में नहीं आया? ठीक, हमें बताओ मेरे भाई. रेट लॉ लिखने में कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में कोई दिक्कत? ठीक. अगला पॉइंट क्या था? इन तीनों में से एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो, जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो. ऐसा कौन मेरे भाई? NOF2. इसमें कोई दिक्कत नहीं. इसकी वैल्यू निकाली हमने. NOF2 बराबर क्या आया? K2 इंटू NO इंटू F2. ये आ गया. अब इसकी वैल्यू यहां पे रख दी. बस ये वैल्यू, अबे इसकी जगह ये रख दिया. तो R बराबर K1, R बराबर K1 इंटू K2. इसकी जगह अबे ये रख दो ना. R बराबर K1 इंटू इसकी जगह K2 इंटू NO इंटू F2 इंटू NO. तो NO इंटू NO क्या हो गया? NO की पावर 2 इंटू F2. तो 2 और 1 कितना हो गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. भैया आप समझ में आ गया? निकाल लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन हमें निकाल के दिखा दो तो हम समझ जाएंगे. हाँ निकाल लोगे. फिर हम एग्जाम्पल लिखवाते हैं आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के. इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है. हाँ इधर कुछ है. नहीं 107 करा दिया क्या? ठीक. एक क्वेश्चन ढूंढो जरा. कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन ढूंढो. कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन ढूंढो. कॉम्प्लेक्स का
वेरी गुड, फटाक से निकालो। 98, 98 अब निकालो, 98, 98 निकालो यार, 98 निकालो, 98 निकालो फटाफट। अब जिनका नहीं आया था वो लोग एक बार 98 निकाल के दिखाएं। बस फिर हम आगे चल रहे हैं। हो गया भैया? क्या आ रहा है? पक्का? पक्का? अभी कितने लोग हार मान चुके हैं क्वेश्चन से, जिनका आ ही नहीं रहा है? जिनका आ ही नहीं रहा है, कितने लोग हार मान चुके हैं? हाँ, हार काहे मानो, सही तो है। तुम काहे हार मानोगे बे? जिसकी शादी एक बार हो चुकी वो हार नहीं मानता है। तुम्हारी शादी एक बार हो चुकी है। अबे केमिस्ट्री से गलत मत समझो यार। हाँ भैया निकल फटक से। थर्ड। चलो भैया, स्लो वाले के लिए रेट लॉ लिखा, ओरली बता रहे हैं। स्लो वाले के लिए रेट लॉ लिखा, आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ, स्लो वाले के लिए रेट लॉ लिखा, आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ क्यू, क्यू की पावर 2, एक्टिव मास ऑफ पी, पी की पावर 1। फास्ट वाले के लिए क्या निकाला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ क्यू, क्यू की पावर 2, एक्टिव मास ऑफ पी। एक ऐसा कंपोनेंट जो रेट लॉ में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, ऐसा कौन है? क्यू। ऐसा कौन है? क्यू। क्यू की वैल्यू उठाई और यहां पुटअप करी, सीधे आ गया आंसर। बोलो निकाल लोगे या नहीं? पक्का निकाल लोगे? 100%? ठीक बात भैया। हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको जगह आ गया? ठीक, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल, पेन को रोको और याद दिलाओ, पेन को रोको और याद दिलाओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर, बेसिक में होता है सेकेंड ऑर्डर। पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, वही बंद है वे, हाई कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर in basic medium always follow second order reaction. Hydrolysis of ester in basic medium always follow second order reaction. Hydrolysis of ester in basic medium is always follow second order reaction. चलो, ईस्टर क्या होता है साहब? RCOOR। रिएक्शन किससे कराई? वाटर से। मीडियम कैसा लिया? बेसिक। मीडियम ध्यान रखना, मीडियम बेसिक होना चाहिए, वो तो पता है यार। 1 मोल बनेगा एसिड और 1 मोल बनेगा एल्कोहल। मेरा या तुम्हारा वो पता नहीं। तो एक एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, CH3 COO C2H5, थोड़ा सा पानी मिलाओ और ये चौकस तुम्हें मिल जाएगा 1 मोल एसिटिक एसिड और दूसरा मोल अपना वाला एल्कोहल। नोट कर लो, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मीडियम कैसा? बेसिक मीडियम, तो सेकेंड ऑर्डर होगा। अगर मीडियम बेसिक हुआ तो सेकेंड ऑर्डर, मीडियम एसिडिक हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर। अब बोलो मीडियम नहीं हुआ, कैन नॉट बी डिफाइंड, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक मीडियम नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। कोई भी एसिड की प्रेजेंस है,
कोई भी एसिड की प्रेजेंस है तो फर्स्ट ऑर्डर, कोई भी बेस की प्रेजेंस है तो सेकेंड ऑर्डर। ये नोट कर लिया साहब। सेकेंड एग्जाम्पल नोट करिए, H2 plus I2 gives to 2HI, H2 plus I2 gives to 2HI, H2 plus I2 gives to 2HI। अगला एग्जाम्पल, सेकेंड ऑर्डर का अगला एग्जाम्पल, 2 मोल्स ऑफ, ये याद करने एग्जाम्पल सीधे याद करने। सेकेंड ऑर्डर का अगला एग्जाम्पल, 2 मोल्स ऑफ NO2 गिव्स टू 2NO प्लस O2। अगला एग्जाम्पल, 2 मोल्स ऑफ Cl2O gives to 2Cl2 plus O2, सेकेंड ऑर्डर। ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं? सेकेंड ऑर्डर के। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल लिखवाए थे हमने, याद है? वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, जहां पे एग्जाम्पल लिखे फर्स्ट ऑर्डर के, फटाक से वापस जाओ। वापस जाओ, जहां पे एग्जाम्पल लिखे फर्स्ट ऑर्डर के, वापस गए। देखो हमने लिखवाया है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 NH4NO2 H2O2 O3 SO2Cl लिखवाया ना, वो SO2Cl2 है, ठीक कर लो, मिस्टेक है प्रिंटिंग, SO2Cl2 है, SO2Cl नहीं, ठीक कर लो, SO2Cl2 कर लिया भैया। और फर्स्ट ऑर्डर में एक एग्जाम्पल और वहीं कहीं कोपचे में किनारे में लिख डालो, कहीं भी कोपचे वपचे में जगह थोड़ी बहुत हो, हल्का सा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर का और लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नहीं लिखवाए हैं बकलोल, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये दूसरी बात है। मतलब नाम अगर आ गया तो वही एग्जाम्पल होगा। लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा वो था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस। जब बेंजीन ये होता है साहब, बेंजीन ये होता है, डाइजोनियम ये होता है क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, बॉन्ड पे आके OH जुड़ जाएगा और फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। नोट कर डालो फटाक से, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फिनॉल की प्रिपरेशन में आप इसको पढ़ते हो, स्टेप रिएक्शन में अक्सर यूज होती है। 6-7 बार क्वेश्चन स्टेप क्वेश्चन में पूछा हुआ है नीट में कि A से B बना, B से C बना, तो वहां पे स्टेप रिएक्शन में आपको दिखेगा HCl और क्या निकल गई? नाइट्रोजन गैस। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हमेशा किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। रिएक्शन का ऑर्डर याद करना है, रिएक्शन नहीं याद करनी, रिएक्शन तो एरोमेटिक पढ़ाएंगे तब याद कराएंगे। नोट कर लिया भैया? हेडिंग डालो, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला किसी भी बुक तक में उसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल मिलेंगे तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल लिखिए, 2NO प्लस Cl2, देखते बहुत जल्दी हो बे, 2NO ऐसे लिखो, 2NO प्लस Cl2 गिव्स टू 2NOCl। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल नोट करो,
नोट कर लिया भैया? अगला एग्जाम्पल, इट इज फॉलो द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर का अगला एग्जाम्पल नोट करो। थर्ड ऑर्डर का अगला एग्जाम्पल, क्या बैलेंस नहीं क्या? अरे बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ये तो बहुत दिक्कत है। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। अब ठीक है, ठीक है, अब नोट कर लो, बैलेंस कर लो। हो गया भैया? अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल, O3 ओजोन, O3 plus 3NO, O3 plus 3NO gives to 3NO2, O3 plus 3NO gives to 3NO2, O3 plus 3NO gives to 3NO2। सबसे पहला काम बोलते हैं ये चेक करो बैलेंस है कि नहीं, गलत तो नहीं है। तो 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6, 3 और 3, ठीक है भैया, बैलेंस है, गलत तो नहीं है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो इसका ऑर्डर 3 और 1 4 मत बोल देना, ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर थर्ड ही रहेगा भैया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखो, 2 moles of SO2 plus O2 gives to 2 moles of SO3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का अगला एग्जाम्पल, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का अगला एग्जाम्पल लिख लिया भैया? नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन लिखो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन लिखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन having the half life, a first order reaction having the half life 4 second, having the half life 4 second, if concentration of reactant, if concentration of reactant if concentration of reactant remains, if concentration of reactant remains 1/8, 1/8, concentration of reactant remains 1/8, find the time taken, एकदम सही, find the time taken। कुछ लोग नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाए ध्यान दे, जो नहीं समझ पाए हमें इतना बताएं, 100 बटे 8 कितना आएगा? हमें इतना बताओ, 100 बटे 8 12 यही नहीं पता बेटा 100 का गुणा करो तो 8 एक कम 8, कितना बचा बेटा? 2 0 हासिल 2 0, तो 8 20 हुआ, तो 20 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 दूनी 16, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, और कितना बचा? तो 8 पन 40, 12.5%। पेन को रोकना और ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स 1/2, 1/4, 1/16, 1/8, तो वही घुमा के पूछ रहा है जो ट्रिक बताई थी हमने आपको। 1/8 का मतलब क्या हुआ? 12.5, तो 12.5 की ट्रिक याद है? T बराबर कितना? 3 × T½ तो भैया 3 × T½ कितना दिया है? 4 दिया है, तो आंसर कितना आ गया? 12 सेकेंड। दैट इज द राइट आंसर। नोट कर लो। एक काम करना, जब भी किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
रिमेन्स 1/2 के टर्म में हो, 1/4 के टर्म में हो, 1/8, 1/16, 1/32, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेक कर लिया करो कि कितना परसेंट है। तो जितना परसेंट है वो उस ट्रिक पे फिट होगा जाके। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं, पहले इसको नोट करो। आंसर कितना आएगा? 12 सेकेंड। ये नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको। अच्छा इतना बताओ, 100/4 कितना होगा? 25। इतना आता है ना? 100/4 कितना होगा? 25। अब क्वेश्चन सुनो। मान लो किसी क्वेश्चन में बोले अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स 1/4, हाफ लाइफ 2 सेकेंड, टाइम बताओ। 4 नहीं हो जाएगा। अबे 1/4 का मतलब कितना हुआ? 25% बचा ना। 25% की ट्रिक क्या थी? T बराबर 2 × T½ नोट करो। ये भी क्वेश्चन एक बार नोट करो फटाक से। एक और क्वेश्चन नोट करो इसी पैटर्न का। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम लोग बहुत भोले भाले होते हैं ना, हम लोग सीधी बात समझते हैं। क्वेश्चन में अगर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स 1/16, तो हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सर ने कराया नहीं, सर ने तो परसेंटेज कराया था। तो भैया लिख लो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction in which concentration of reactant remains, a first order reaction in which concentration of reactant remains, in which concentration of reactant remains 1/32, 1/32। ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश मत किया करो, इतना ही कर लिया करो बे कि 100/32, तो 32 त्याई 96, तो 3 दशमलव वाला फंडा अप्लाई हो रहा होगा। अबे आगे किया ही मत करो, 32 त्याई ना, तो 3 दशमलव वाला फंडा, 3 दशमलव में फंडा क्या लगता था? 5। याद है कि याद है? हाँ तो क्वेश्चन पूरा लिख लो पहले। क्वेश्चन क्या लिखा है? अभी क्वेश्चन पूरा लिखा है। इफ द रिएक्शन विल रिड्यूस टू 1/32, if half life of the reaction is 10 second, if half life of the reaction is 10 second, if half life of the reaction is 10 second, then find out the time taken. कितना? खत्म है, नोट करो। अब तो ऐसा क्वेश्चन 1/2, 1/4 में आएगा, समझ जाओगे ना किस पैटर्न का है भैया। ठीक बात। तो T बराबर T½ × N, तो क्योंकि 1/32 है, 100 के मल्टीप्लाई पे पता है 3.125% आएगा, तो 3.125% वाली ट्रिक लगाओ। 3.125 वाले में n की वैल्यू क्या रखते थे? 5 रखते थे। हाफ लाइफ 10 सेकेंड दी है, n की वैल्यू 5 लगाओ, टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 50 सेकेंड। दैट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना भैया? ठीक बात। हटा इसको। क्वेश्चन लिखिए। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ which of the following relation will be correct? Which of the following relation will be correct for stability? Which of the following relation will be correct for stability? भैया रेडियो एक्टिव 1, रेडियो एक्टिव 2, ओके। पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और ये दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पहले मैं इतना बता दो, पहले हमें इतना बता दो, ऑर्डर क्या? साफ साफ बोल रहा है यार। इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट कैसा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो पहला रिलेशन ये लिखो, दूसरा
RA1 ग्रेटर देन RA2। सी ऑप्शन लिखो, RA1 लेस देन RA2। चौथा ऑप्शन लिखो, कैन नॉट बी फाइंड। चौथा ऑप्शन लिखो, कैन नॉट बी फाइंड। हमें 1 मिनट तक आंसर नहीं चाहिए, 1 मिनट के बाद आंसर चाहिए। हाँ भैया, एक बात ध्यान रखना, हमें नहीं पता थर्ड या फर्स्ट, वैसे आंसर हो जाएगा सेकंड। वैसे आंसर हो जाएगा सेकंड। रीज़न सुनना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेकंड वाला सब्सटेंस है, ये इसकी हाफ लाइफ कितनी है? अबे इतनी है ना, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है? इतनी है। हाफ लाइफ ज़्यादा किसकी है, 1 की या 2 की? 1 की ना। हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में आज तक नहीं पूछा गया, जब भी पूछा जाएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा, रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में, या फिजिक्स में पूछ सकता है, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक, लेकिन टच कर रहा है इसलिए बता रहे हैं, पॉइंट बना के नोट कर लो, पॉइंट बना के नोट करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अब मान लो हम यहाँ बोल देते, ये ग्राफ तो बना चुके हो ना, तो आंसर टिक कर लो, कौन सा हुआ? सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड में टिक मारो। अब मान लो ऐसे लिख देते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाता? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थर्ड। तो रट मत लेना, हम लोग रट लेते हैं, सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। भैया ये देख लेना, ऊपर कौन है? जो ऊपर है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी हाफ लाइफ कम है वो कम स्टेबल होगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी हाफ लाइफ पे डिपेंड करती है। हाफ लाइफ कम, स्टेबिलिटी कम, हाफ लाइफ ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। बात समझ में आ रही भैया? ठीक बात। चलो हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन for first order reaction, degree of dissociation for, degree of dissociation for first order reaction, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो अल्फा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे एरो बना के लिख लेना, कभी पूछा नहीं जाएगा। नीचे एरो बना के लिख लेना, कभी भी पूछा नहीं जाएगा। लिखवा रहे हैं इसलिए बेटा क्योंकि जब बुक लगाओगे तो क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ बच्चों को कीड़े होते हैं ना,
वो क्वेश्चन लगाने के जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये उनके लिए है। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, 45 में 45 क्वेश्चन सही करने हैं, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर ज़्यादा से ज़्यादा, आईआईटी मेंस 45 में 45 सही होंगे, ये मेरा वादा है। ये जो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाते हैं, ये उनके लिए लिखवाते हैं जो बोले हमें तो MS चौहान लगानी है, हमें बालाजी पब्लिकेशन लगानी है। बालाजी पब्लिकेशन वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है तुम्हें डिप्रेस करने के लिए, और बालाजी पब्लिकेशन में अगर तुम्हें लगाना है तो वही क्वेश्चन लगाओ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 45 में 45 सही करने हैं। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर, अबे बाप है सबकी एग्जाम्पलर, समझ रहे हो ना एग्जाम्पलर क्या है? बहुत बेहतरीन बुक है। उसमें उसके सारे क्वेश्चन लगाओ, ऑब्जेक्टिव भी लगाओ, रीजन वाले भी क्वेश्चन लगाओ। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो आईआईटी मेंस के क्वेश्चन, बस आईआईटी तक क्वेश्चन लगा लिया ना। और ये मेरा वादा है, आईआईटी मेंस तक का एक एक क्वेश्चन निकलेगा, जितना पढ़ाया हुआ आईआईटी मेंस तक का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फिर भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा इसलिए लिखवा देते हैं कि अगर कीड़े हैं और क्वेश्चन निकालने के तो निकल जाएंगे, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। तो ये अल्फा क्या है साहब? अल्फा के सामने एरो बना के लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा के सामने एरो बना के लिख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा ये ई क्या है? हाँ, ई होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 2.303। ये के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है के क्या है? रेट कांस्टेंट। और टी क्या है साहब? टाइम। बात करता हूं। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड इज ऑलवेज फॉलो 3/2 order of reaction. Decomposition of acetaldehyde always follow 3/2 order of reaction. भैया CH3 CHO डिकम्पोज होता है मीथेन में 3 कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये फिक्स है, इसका डिकम्पोजिशन फॉलो करेगा 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। याद करना है बे। तो रेट लॉ क्या होगा? R बराबर के एक्टिव मास ऑफ एसिटल्डिहाइड पावर क्या? पावर 3/2। नोट करो फटाक से रेट लॉ इसका। नोट कर लिया भैया? अगला पॉइंट लिखो, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट बराबर फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट, नीचे लिख लो इसी के बचा हुआ परसेंटेज। बचा हुआ परसेंटेज बिना 100 के मल्टीप्लाई हुए। आगे लिखो, बिना 100 के मल्टीप्लाई हुए। बचा हुआ परसेंटेज बिना 100 के मल्टीप्लाई हुए। मतलब क्या? अगर 0.17 आया है तो परसेंटेज कितना हुआ? 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 17%। अगर 0.12 आया है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12%। हम क्या बता रहे हैं? बिना 100 का मल्टीप्लाई किए। तो बराबर लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है? AT/A0। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, AT/A0। फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट। घंटा मत देखना, समझ में आएगा नहीं कुछ। AT/A0। AT के सामने लिखो फाइनल कंसंट्रेशन, AT के सामने लिखो फाइनल कंसंट्रेशन, A0 के सामने लिखो इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 के सामने लिखो
इनिशियल कंसंट्रेशन, लिख लिया भैया? इस फॉर्मूले के नीचे एरो बना के लिखो, गोला बना के, कभी पूछा नहीं जाएगा नीट में। लिख लो, एरो बना के लिख लो, नीट में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। नहीं, ये उनके लिए ना जो महाबकलोल होते हैं, बोले हम तो यार लास्ट ईयर ये सब पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं, तो कुछ नए के लिए है, कुछ नया ले लो, एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ भैया, नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन लगाओ एक फटाक से। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 77, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 77। आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें रीजन चाहिए। जिसका आंसर आ गया हो हमें रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दे। चलो निकालो, फटाफट निकालो। रफ पन्ना दो एक। बस हाँ, किसी का आंसर आया? चलो, अबे रुड़की का क्वेश्चन है तो इतनी आसानी से तो नहीं आएगा। अब बोलोगे रुड़की क्या होती है? अबे आईआईटी का दूसरा नाम रुड़की है, या रुड़की का दूसरा नाम आईआईटी है। हाँ भैया ध्यान देना, बस अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन जरा आराम से समझना। अब पेन 1 मिनट के लिए छोड़ देना। क्या बोला है? एल से एम बना रहे हैं, एल से एम बना रहे हैं। अभी एल क्या है? रिएक्टेंट, एम क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना। स्टार्ट किया है 10 ग्राम से, स्टार्ट किया है कितने से? 10 ग्राम से। आफ्टर 30 एंड 90 मिनट, जब 10 ग्राम लिया उसके 30 मिनट बाद ये बचा कितना है? 5 ग्राम। पेन को छोड़ देना। अब किसी का पेन चलते हैं ना, देखिए हमें, तुम्हारा टाइम खत्म। भाई ध्यान देना, 10 ग्राम से बचा 5 ग्राम, और यहां से यहां जाने पे टाइम लगा कितना? टाइम लगा 30 मिनट। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। स्टार्ट किया 10 ग्राम से, 10 ग्राम से जब 5 ग्राम हुआ तो टाइम 30 है, और उसके बाद जब ये बचा 1.25 ग्राम तो टाइम कितना? तो टाइम 90 मिनट। ठीक है साहब? हमें एक बात बताओ, 10 से 5 ये इसका आधा है या नहीं है? तो ये जो दिया है ये क्या हुई?
हाफ लाइफ। मानते हो ना साहब? ये क्या हुई? हाफ लाइफ। हमें सिर्फ इतना बता दो कि 10 से 5 हुआ, आधा हुआ या नहीं हुआ? आधा हुआ। तो ये जो टाइम दिया है वो कौन सा दिया हुआ है? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। चलो अब एक बात बताओ, 5 का आधा क्या होता है? 2.5। वेरी गुड। और 2.5 का आधा क्या होता है? 1.25। हम नहीं बोल रहे, तुम ही बोल रहे हो। 5 का आधा 2.5 और 2.5 का आधा 1.25। भैया ध्यान देना, ये 30 था और यहां से यहां तक जाने पे टोटल, कहां से कहां तक जाने पे? 10 से यहां तक जाने का टोटल टाइम कितना है? 90। सुन लेना एक मिनट, यहां से यहां तक जाने का टोटल टाइम कितना है? 90। इतना बताओ, ये हाफ लाइफ है या नहीं है? ये हाफ लाइफ है या नहीं है? ये हाफ लाइफ है या नहीं है? मानते हो ना? ठीक। टोटल कितना है? 90। 90 को 3 पार्ट में कट करो, बोलो कितना? 30। बोलो कितना? 30। बोलो कितना? 30। कितना हुआ? 90। समझे नहीं? अबे टोटल टाइम कितना लग रहा है? 90 लग रहा है ना? ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, तो ये हुआ कितना मिनट? बोलो 30 मिनट। ये तो तुम्हें दे रखा है ना, ये तो दे रखा है ना। तो ये भी कितना हुआ? बोलो 30 मिनट। तो ये भी कितना हुआ? बोलो 30 मिनट। बोलो ये हाफ लाइफ है या नहीं है? 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 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? इनिशियल अमाउंट कितना है? 10। हाफ लाइफ कितनी? 30। इनिशियल कितना? 5। हाफ लाइफ कितनी? 30। इनिशियल कितना? 2.5। हाफ लाइफ कितनी? 30। इनिशियल को चेंज करने पे हाफ लाइफ चेंज हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही। आंसर क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आंसर क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर सुन लेना एक बार जरा ध्यान से। क्वेश्चन में बोला कि स्टार्ट किया है 10 ग्राम से, 10 ग्राम से 5 ग्राम और 1.25 ग्राम जाने में 30 मिनट और 90 मिनट लग रहा है 10 ग्राम से। तो 10 से 5 में इतना और 10 से इसमें 90, तो ये क्या हो गई? हाफ लाइफ। इसका आधा करोगे तो क्या आएगा? 2.5। इसका आधा करोगे तो क्या आएगा? 1.25। यहां से यहां तक टोटल खत्म होने में कितना लग रहा है? 90 लग रहा है। तो आपने ये चेक किया कि ये हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ टोटल यहां से यहां तक टाइम कितना दिया हुआ है? 90 मिनट। तो 30 + 30 + 30 कितना हुआ? 90 ओवरऑल। भैया ये तो हाफ लाइफ नहीं है ना, ये तो हाफ लाइफ नहीं है ना। हाफ लाइफ ये है और ये है। ये तो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है जब 10 ग्राम बचा है 1.25। तो टोटल ये है, और इस स्लॉट में 3 हाफ लाइफ है, तो 90 को 3 स्लॉट में डिवाइड किया, 30 30 30। तो एक हाफ लाइफ ये, एक हाफ लाइफ ये, एक हाफ लाइफ ये। इनिशियल अमाउंट 10, 5, 2.5। इनिशियल चेंज कर रहे हैं, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाफ लाइफ इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रही है। किस ऑर्डर को फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर को। क्वेश्चन जहां सीट में है वहां पे ऐसे ही बना के लिखो, इस स्लॉट में ऐसे ही बना के लिखो फटाक से। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे मत लिखना, थोड़ा साफ कर दें उसके बाद लिखना। 10 ग्राम से 1.25 ग्राम के लिए टाइम तुम्हें दिया हुआ है कितना? 90 मिनट। ठीक। फिर 10 का आधा ये 5 ग्राम, 5 का आधा 2.5 ग्राम, 2.5 का आधा 1.25 ग्राम। और ये वाला टाइम भी क्या 10 से 5 वाला टाइम दिया है क्वेश्चन में ना? 10 से 5 वाला टाइम ये दिया हुआ है 30 मिनट। अब हमें ये दिखा कि ये इसका आधा है तो ये हाफ लाइफ हुई, और ये इसका आधा है तो ये भी हाफ लाइफ हुई, ये इसका आधा है तो ये भी हाफ लाइफ हुई। हमने टोटल में देखा कि कितनी हाफ लाइफ आ रही है? 1 2 3। तो 90 कितने स्लॉट में डिवाइड हो रहा है? 3 में। तो 90 को 3 बराबर के स्लॉट में डिवाइड कर दो ना यार। 30 तो पहले दे रखा है, ये 30 मिनट हो गया और ये भी 30 मिनट हो गया। ये 30 आया कहां से है? ये यहां से, यहां से और यहां से। ये सारी क्या है? ये हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ है इसके लिए, ये हाफ लाइफ है, ये भी हाफ लाइफ है।
लेकिन ये है इस अमाउंट के लिए और ये भी हाफ लाइफ है, ये है इस अमाउंट के लिए। हाफ लाइफ सेम है जबकि इनिशियल अमाउंट बदल रहा है। इनिशियल अमाउंट पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसको बनाने के बाद नीचे एक पॉइंट लिखो, पहले इसको बना लो फिर एक पॉइंट लिखवाते हैं। भैया नोट कर लिया? अब नीचे पॉइंट बना के लिखो। हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट के चेंज होने पर, इनिशियल अमाउंट के चेंज होने पर हाफ लाइफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इनिशियल अमाउंट के चेंज होने पर हाफ लाइफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स इनिशियल अमाउंट के चेंज होने पर हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लिख लिया भैया? इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 72, ये भी आईटी का क्वेश्चन है। अब सुनते ही हार्ट अटैक ना आ जाए, निकलेगा आसानी से, बिना पेन चलाए निकलेगा। इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 72, 87.5% डिसइंटीग्रेट हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो बचा कितना? 12.5। बचा कितना? 12.5। निकालो यार आंसर। 120 ना? 3-13 से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस टाइम देखा और मल्टीप्लाई किया। बे देख तो लो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कहीं धोखे से हाफ लाइफ तो नहीं पूछ दे रहा है। अबे 12.5% के लिए हाफ लाइफ पूछ रहा है ना, तो गलत नहीं हो जाएगा। t बराबर 12.5 के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 3 का है 4 का? 3 का है 4 का? 3 का। 3 इंटू टी हाफ। भैया हाफ लाइफ निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ लो। हाफ लाइफ निकालनी है तो t/3। बोलो टाइम कितना दिया है? 40। तो 40/3 निकाल लो, जो भी आएगा दैट इज राइट आंसर। कितना? 13 मिनट 20 सेकेंड, जो भी आंसर है दैट इज राइट आंसर। भाई समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अब एक काम करना, इस सीट की प्रैक्टिस करना। रुक जाना 1 मिनट। हाँ पैक कर लो, बैग पैक कर लो। कुछ भी बोलने लगो तुरंत खट से, लेकिन आज सही है, आज हम क्लास छोड़ लें। हाँ भैया सुन लेना 1 मिनट। कल का टाइम है, कल प्रैक्टिस कर लो। परसों का टाइम है, परसों प्रैक्टिस कर लो। बुध या बृहस्पति को एक एक्स्ट्रा क्लास सुबह लगाएंगे, ठीक है, 7 बजे से या 7:30 से। उसमें सिर्फ और सिर्फ सीट डिस्कस करेंगे, 3 घंटे टाइम देंगे। क्लास का टाइम ऐसा प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है। तो कल अपन लोग मिलेंगे कितने बजे? 2:30 बजे। नए चैप्टर से मुलाकात होगी। चैप्टर का नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। कल क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे आइसोमेरिज्म जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो बताना है, वो कल बताएंगे।